हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा कक्षा 11 के छात्रों के लिए चल रहा है बीमीय विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस, जिसमें आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन। ठीक है, वेक्टरों का वियोजन मीन्स ये जो है वेक्टरों का वियोजन है वेक्टरों के जोड़ने की प्रक्रिया के विपरीत, वेक्टरों को जोड़ने की प्रक्रिया के विपरीत जो कहलाता है वो कहलाता है वियोजन करना, मतलब वियोजित करना, उनको अलग अलग घटकों में जोड़ना। मीन्स जोड़ना। दो सदिश हमारे पास दिए गए हैं, माना हमारे पास दो सदिश है, ए है और दूसरा सदिश हमारे पास था सपोज बी है। तो इन दो सदिशों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया ये के विपरीत क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। तो हमने पढ़ा था जब हमने सदिशों को जोड़ा था, ये सदिश का जो पुच्छ है और बी का जो पुच्छ है उसको हमने एक बिंदु पे लिया था ओ, और इस तरीके से जो है हमने एक किसकी कल्पना करी थी? समांतर चतुर्भुज विधि के द्वारा हमने सदिशों को जोड़ा था। तो ये ओ पी क्यू आर हो गया, इस तरीके से हमने जोड़ा था। तो जो पी क्यू, ठीक है, और यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये देखेंगे आप, ओ से यदि हम क्यू को मिला रहे हैं तो ये हमारा जो था ये था आर। आर क्या है? आर इज इक्वल टू था ए प्लस बी। मतलब जो आर है, जो ए और बी का जो परिमाण था वो क्या था? आर था। तो आर यदि हम दो सदिशों को क्या करें, ये जो आर था, आर के दो घटक ए और बी थे, तो यदि हम किसी सदिश को दो घटकों में वियोजित करें तो उसका प्रभाव जो होगा वो किसके तुल्य होगा? परिणामी जो हमारा जो रेजिस्टेंस, परिणामी जो हमारा जो आर है, परिणामी जो वेक्टर है उस परिणामी वेक्टर के तुल्य होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम जो है वेक्टरों को जोड़ने की जो विपरीत प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं वेक्टरों का वियोजन। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं बच्चों रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ टू डायमेंशनल, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय, द्विविमीय वियोजन, वेक्टरों का द्विविमीय वियोजन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे वेक्टरों का द्विविमीय वियोजन। बच्चों, द्विविमीय वियोजन मीन्स हमारे पास एक सदिश है, एक सदिश को हमने दो घटकों में वियोजित करना है। तो माना हम चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, एक सदिश है हमारे पास ए सदिश है। ए सदिश का, सदिश ए का जो पुच्छ है, ये शीर्ष हो गया, ये पुच्छ हो गया, इसको हमने क्या मानना है? मूल बिंदु ओ मानते हुए हमने जो है इसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक दूसरे के लंबवत क्या खींचे? घटक खींचे। तो ये जो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ओ एक्स, ये एक्स अक्ष को हम बोल देते हैं, जो ये लंबवत घटक हुआ ए एक्स, ठीक है, इसको हम दो घटकों में, ए को दो घटकों में, ये क्षैतिज घटक हो गया, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। तो ए एक्स हो गया, ठीक है, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, और ये हो गया ए वाई घटक। समझ में आ रहा है? तो हमने दो घटकों में, अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है आगे इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा, इसको यदि हम जो है एक घटक को इस तरीके से बढ़ा लेते, एक आयत की हम यहाँ पे रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? आयत की। तो ये हमारा क्या बन गया? एक आयत बन गया। ठीक है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसकी जो दिशा है, ये टोटल एक दूसरे के साथ कितने डिग्री कोण पे है? एक दूसरे के लंबवत हैं, थीटा डिग्री पर। और ए की जो दिशा है
ए एक्स के साथ, वो माना सपोज हम ले लेते हैं अल्फा सपोज, ठीक है। तो बच्चों हमने कहा कि किसी दिए हुए वेक्टर को दो घटकों में वियोजित करना, इसको कहेंगे हम लंबवत घटक या आयताकार घटक, क्योंकि हमने किसकी रचना करी, एक आयताकार घटक की रचना करी। और आयत में कहते हैं कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वे क्या होती हैं, बराबर होती है समांतर चतुर्भुज के। तो हमने जो जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो थी जब हमने जो है वेक्टरों को जोड़ा था, तो वेक्टरों का जो परिमाण था ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। यदि हम x की दिशा में इसको एकांक वेक्टर लेते हैं i, एकांक वेक्टर लेते हैं और इसमें वेक्टर लेते हैं j, x अक्ष में एकांक वेक्टर हमारा i है और y अक्ष में जो है एकांक वेक्टर j है, तो उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने इसको लिख दिया। अब चूंकि हमारा जो है ये दो घटकों में विभाजित हुआ, ये एक्स अक्ष घटक है, ये वाई घटक है, ठीक है। ये एक्स अक्ष घटक और ये वाई अक्ष घटक हो गया, ठीक है, जिसको हम आयताकार घटक भी बोल रहे हैं। तो हमारा जो ए एक्स बराबर हो जाएगा, ए एक्स जो क्षैतिज घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस और ए ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो कंपोनेंट है आपका ए वाई बराबर होगा ए साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमने ये दो घटकों में क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। अब जो ए का जो परिमाण है दो घटकों में वियोजित हुए ए एक्स और ए वाई, इनका जो प्रभाव है वो किसके प्रभाव के तुल्य होगा, परिणामी घटक ए के प्रभाव के बराबर होगा। अर्थात हमने कहा कि जो है ए इज इक्वल टू हमने ए एक्स आई प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हमने कहा कि दो घटकों में वियोजित हो गए, ठीक है। जिस तरीके से हम वेक्टरों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमने यहाँ पे वेक्टरों को जोड़ दिया। अब बच्चों यदि हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 और 2 का हम यदि वर्ग करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, यदि हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, तो ठीक है। ये जो है हमारा ए का परिमाण निकल गया, जो ए का जो वर्ग है, ए का जो परिमाण है ओ जो ओपी जो हमारा जो है, हमारा माना सपोज एक ओपी क्या है, माना एक जो है सदिश है जिसको हमने नाम दे रखा है ए है, इसका जो परिमाण आ जाएगा वो आ जाएगा, उसका जो परिमाण का जो वर्ग हो जाएगा दोनों घटकों के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब यदि हम इसकी ए की इस क्षैतिज घटक ए एक्स के साथ जो दिशा देखेंगे, ठीक है, वेक्टर परिणामी वेक्टर ए की ए एक्स के साथ क्या, ए एक्स के साथ दिशा
यदि हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा के लिए बच्चों हमारे पास था tan अल्फा। यदि हम देखते हैं तो tan अल्फा बराबर, यदि हम दिशा देख रहे हैं तो इसकी जो दिशा है हमें अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा बराबर होता है, क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर b। tan अल्फा यदि हम निकालना चाहें इसमें तो tan अल्फा हमारा जो है निकल जाएगा इसमें, tan अल्फा बराबर, यदि हम इसमें tan अल्फा निकालें तो देखिए ये ए वाई है तो ये क्या हो जाएगा ए वाई, और ये हमारा ए एक्स है। तो tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार ए वाई बटे ए एक्स, तो इसलिए अल्फा बराबर tan इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। ये इसकी दिशा हो गई, इसकी इस परिणामी वेक्टर की ए एक्स के साथ, एक्स अक्ष के जो साथ जो घटक बनाया है उसके साथ जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। तो बच्चों ये था वियोजन, किसका वियोजन, वेक्टर का दो घटकों में वियोजन। अभी अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस, मतलब तीन घटकों में वियोजन। resolution of vector in three dimensions। थ्री डायमेंशन में क्या होगा बच्चों, थ्री डायमेंशन समझने के लिए बोलने का मतलब है कि कोई वेक्टर ए है, उस ए को हमने थ्री डायमेंशन में उसको क्या करना है, वियोजित करना है। एक वेक्टर को थ्री डायमेंशन, तीन दिशाओं में, थ्री भुजाओं में क्या करना है, उसको विभाजित करना है, वियोजित करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो इस तरीके का जो है हम बनाते हैं, ये जो है हमारे पास इस तरीके से एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो है थ्री डायमेंशन हम इसको बनाते हैं तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, माना ए, ये कोई पी बिंदु है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड निर्देशांक है। जो निर्देशांक हैं वो है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। इस पे देखेंगे आप, यदि ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को तीन डायमेंशन में, एक्स अक्ष में ए एक्स हो जाएगा, तो जो कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है ए के साथ, परिणामी वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है। उसी प्रकार से ये वाई अक्ष में जो वियोजित हो रहा है इसको बोलेंगे ए वाई, ये हो जाएगा ए जेड। तो ए और ए वाई के बीच जो कोण बना वो बना बीटा, और ए वाई और ए जेड के बीच जो कोण बना वो बना गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिए मैंने कहा आपको बच्चों कि कोई एक वेक्टर है, उस एक वेक्टर को तीन डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में, तीन दिशाओं में उसको क्या करना है, किया हमने, वियोजित किया। इसको हमने कहा ए एक्स, ठीक है, ए वाई और ए जेड। ये क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा और इन्होंने बनाए। तो जो ये ए वेक्टर है हमारा, इसको हमने मूल बिंदु ओ माना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम मान रहे हैं पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। पी, क्यू और आर, तीन, मतलब ए को हमने जो है बच्चों, हमारा जो ए वेक्टर हुआ वो हो जाएगा ए बराबर ए एक्स, एक्स अक्ष में जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो आई है, वाई में जे, कैप भी लगाएंगे हम, यूनिट वेक्टर, और तीसरा क्या हो जाएगा के। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है।
तो बच्चों यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो घटक हो गया, ये यदि हम इस तरीके से यदि देखें, यदि हम इस तरीके से इसको देखें कोण के मान में, यदि हमने cos अल्फा हम यहाँ पे लेते हैं तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा हो गया। cos अल्फा बराबर cos अल्फा हमारे पास हो जाएगा बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये त्रिभुज बन गया बच्चों हमारा, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में यदि हम cos अल्फा लेते हैं तो cos अल्फा हमारा हो जाएगा ax बटे a। cos बीटा उसी प्रकार से cos बीटा बराबर ay बटे हमारा a, और तीसरा हो जाएगा cos गामा। तो cos बीटा हमने किसमें लिया, इस वाले त्रिभुज में लिया। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण हो गया। तो ये बीटा ले रहे हैं तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार आपका ए वाई और कर्ण ये हो गया। और गामा उस तरीके से ले रहे हैं तो गामा के लिए भी हमारे पास जो त्रिभुज होगी वो इस तरीके से होगी। गामा बराबर हमारा जो हो जाएगा, गामा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा ए जेड बटे ए। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, यदि हम इसको देखें, यदि हम जो है क्या करें, इसका जो वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स आई का स्क्वायर प्लस ए वाई का जे स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए जेड का स्क्वायर ये होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको तीन घटों में क्या कर दिया, अब वियोजित कर दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यदि हम ए एक्स स्क्वायर मतलब जो है ए एक्स स्क्वायर यदि करना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर करके ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए एक्स को हम यहाँ पे ये हो जाएगा ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा, ए वाई बराबर ए कॉस बीटा, ठीक है, इस हिसाब से, और ए जेड बराबर ए कॉस गामा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस, ठीक है, यदि हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, ए जो हमारा परिमाण हो जाएगा, जो ए परिणामी वेक्टर हो जाएगा वो ए एक्स ए वाई और ए जेड के योग के बराबर होगा। तो यदि हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम रखते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारा हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। यदि हम इस पे क्या ले रहे हैं, हमने आई भी लिया यूनिट वेक्टर, जे भी लिया और के भी लिया, जेड के लिए क्या ले लिया हमने के। तो ये हो जाएगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर, ए क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया, ए क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आई प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो इस तरीके से बच्चों ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो हमने ये लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि हमने जो है आई जे के यहाँ पे जो है हमने आई जे के यदि नहीं लिया है तो हमारा इस तरीके से या तो ये हो जाएगा। यदि हम इसका वर्ग करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए हमारा हो जाएगा अंडर रूट, जो ए का जो परिमाण आ जाएगा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो बच्चों मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे पास क्या है, जो वेक्टर हैं, वेक्टरों को वियोजित करना, वेक्टर को 2 डायमेंशनल में द्विविमीय वियोजित करना, त्रिविमीय वियोजित करना, उसको मतलब एक वेक्टर को 2 वेक्टरों में वियोजित करना, एक वेक्टर को 3 वेक्टरों में क्या करना वियोजित करना,
ये कहलाता है वेक्टरों का वियोजन। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल्स भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।